नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। आज वहां पर उन्होंने थार के बदनावर में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत भी की। थार की धरती से पीएम ने पाकिस्तान को फिर एक बार कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कल ही देश और दुनिया ने देखा है कि फिर एक आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। ये नया भारत है, किसी भी परमाणु धमकियों से नहीं डरता। टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करते हुए पीएम ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के दिन देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहाँ हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। पीएम मित्र पार्क से युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। साथ ही मोदी ने आगे कहा कि अब त्योहारों का समय और इसी समय में स्वदेशी का मंत्र हमें याद रखना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। और 140 करोड़ देशवासियों से उन्होंने करबद्ध प्रार्थना भी की कि आप जो भी खरीदें वो देश का ही बना होना चाहिए। तो मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसे उन्होंने स्वदेशी के नाम किया है। साथ ही साथ धार के बदनावर में उन्होंने कई बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा भी की। अब आपको बताएं, उन्होंने सबसे पहले बात पीएम मित्र पार्क यानी टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया, जो कि देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल पार्क और सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है टेक्सटाइल की दिशा में। इसके साथ उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और पोषण अभियान की भी शुरुआत की, जिसके तहत हजारों महिलाओं को उन्होंने एक नई योजना की सौगात भी दी। सबसे बड़ी बात यह रही, सिकल सेल स्क्रीनिंग के तहत 1 करोड़ कार्ड का वितरण किया उन्होंने। इस अनुपातिक ढंग से उन्होंने वितरण किया जिससे कि सभी को इसका लाभ मिले। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमन सखी चैटबॉट की भी उन्होंने वहाँ पे लॉन्चिंग की है। तो ऐसे कई योजनाएं थी जो उन्होंने खास तौर पर आज इसके लिए दी है। और इसके अलावा वहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत धनराशि भी खातों में हितग्राहियों के ट्रांसफ़र की है। 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में सीधे उन्होंने वहाँ पर वर्चुअल ढंग से यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं। और इसके अलावा सहायता ग्रुप की महिला को पौधों का वितरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तमाम योजनाएं उन्होंने एक बगिया माँ के नाम योजना के तहत पौधों का भी वितरण किया गया। इसके अलावा वहाँ पर जो ईवी लगाई गई थी उसमें प्रधानमंत्री के सभी चलचित्र उसमें दिखाए गए। 10,000 से ज़्यादा महिलाएँ माँ की बगिया जो है वो विकसित करेंगी, उनके उन्होंने जिम्मा छोड़ा है। पीएम मित्र पार्क यानी टेक्सटाइल पार्क का भी भूमि पूजन किया। तो ये तमाम 6 बड़ी योजनाओं का उन्होंने भूमि पूजन के साथ साथ सौगात भी वहाँ पर दी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया, एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जिक्र करते उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि ये नया भारत है, किसी परमाणु धमकी से यह भारत डरता नहीं है। सुनिए। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को
नई ऊर्जा मिलेगी। ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। बात करते हैं अगली खबर की। बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में मंगलवार को एक मुठभेड़ में मुख्य आरोपी रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण को एसटीएफ ने मार गिराया है। दोनों शूटर कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य थे। मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल समेत कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। आपको बताएं, 12 सितंबर को दिशा पटानी के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने करीब 9 राउंड फायरिंग की थी। हमले के बाद गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी और इसे अभिनेत्री की बहन खुशबू पटानी द्वारा कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर की गई टिप्पणी का बदला भी बताया था। तो आपको बता दें, बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए इस गैंग के दोनों शूटर थे, जो कि गोल्डी बराड़ के लोग बताए जाते हैं। और गाजियाबाद एसटीएफ ने आज ये कार्रवाई की है, जिसमें दोनों ही जो शूटर थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उन दोनों को मार गिराया है। बात करते हैं उस खबर की जो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। यह जहां नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन ने शांति वार्ता की इच्छा जताते हुए हथियार छोड़ने का संकेत दिया है। नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय का एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें वीडियो कॉल के जरिए बातचीत और 1 महीने का समय मांगा गया है। पत्र में नक्सलियों ने पहली बार सीज फायर की मांग की है और साथ ही साथ हथियार छोड़ने की मांग की बताई है। आपको बता दें, संपर्क के लिए ईमेल आईडी भी जारी की गई है। और नक्सली संगठन के प्रवक्ता ने एक प्रेस नोट में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साथ ही प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस पत्र की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। सरकार बस्तर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपको ये बताएं, ये प्रेस नोट 15 अगस्त को तैयार किया गया था, लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्रीय कमेटी की रोक के चलते इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है। नक्सलियों ने सरकार से खुले तौर पर अपील की है कि टीवी और रेडियो के जरिए वार्ता को आगे बढ़ाया जाए और इस मुद्दे पर आपको अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव विधायक विकास उपाध्याय का बयान आया है, तो उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन निर्दोष आतंकवाद आदिवासियों को नहीं मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात इस पत्र की कुछ खासियत आप देखिए। जिस तरह से अभी तक कई बार पत्र के जरिए, प्रेस नोट के जरिए नक्सली इस तरह की अपील करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस पत्र की 2-3 खासियत। पहली बार नक्सलियों ने सो मोटो ये कहा है कि हम बिना किसी शर्त हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी पहले वो ये कहते थे कि दोनों तरफ से जो है वो सीज फायर की मांग करते थे कि पहले जो सुरक्षा बल है वो अपने ऑपरेशन रोके, वो हथियार छोड़े, सीज फायर करे सरकार, फिर हम सीज फायर करें। लेकिन ये पहली बार है जब नक्सलियों ने सो मोटो ये कहा कि हम हथियार छोड़कर वार्ता करने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो। दूसरी बात, उन्होंने 1 महीने की सीज फायर की बात की है, जिसमें कहा कि दोनों तरफ से इसमें चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बात केवल एक नहीं है, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप चाहें तो हम वीडियो कॉल के जरिए भी बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात कर सकते हैं, या जो भी टेलीकम्युनिकेशन के जो मार्ग्स हैं उसके जरिए भी बात कर सकते हैं। अपनी मेल आईडी भी उन्होंने दी है ताकि सरकार अपना जवाब उसमें प्रेषित कर सके। दूसरी बात, लगातार 2 जो हैं वो प्रेस नोट जारी हुए हैं। दूसरे प्रेस नोट में जो एक सार्वजनिक हुआ है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है नक्सलियों की तरफ से कि हमारी जो लड़ाई है वो अब टूट चुकी है। ये उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो चुकी है, और अपने साथियों से साथ ही साथ माफ़ी भी मांगी गई है। माफ़ीनामा में ये कहा गया है कि हम उनके अभियान को, उनके मकसद को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब हमारी कमर टूट चुकी है, अब हमारे लड़ाके मारे जा चुके हैं, हम कमज़ोर हो चुके हैं।
फोर्स के आगे, ये उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है। ये सबसे बड़ी बात है अभी तक के लिए। वो ऑडियो आपको सुनाते हैं जिसमें सारी बातें जो हैं उनके द्वारा कही गई है। माओवादी केंद्रीय कमेटी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15 अगस्त 2025। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग कर भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए जन संघर्षों में भाग बनेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री, शांति वार्ता के प्रति सानुकूल रवैया अपनाने वाले सत्ता एवं तमाम विपक्ष पार्टियों के नेतागण, शांति कमेटी के साथियों, पत्रकारों एवं जनता के सामने बदले हुई हमारी पार्टी के रुख को इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरी जो पहल हुई है नक्सलियों के द्वारा, संगठन के द्वारा, चूंकि दो जो प्रमुख जो हैं प्रवक्ता, अभय की बात कर लें या फिर हम विकल्प की बात कर लें, उनमें से प्रमुख माने जाते हैं अभय, जो उनकी तरफ से जो ये तमाम जो चीज़ें जारी करते हैं, अभय के यहाँ से आई है, तो कहीं न कहीं इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा रहा और इसीलिए पक्ष से और विपक्ष से दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आती है। सुनाते हैं आपको पहले डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पूर्व संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय का रिएक्शन। 15 अगस्त के दिनांक का एक पत्र है जिसमें बाद में उन्होंने स्पष्टता कहा भी है कि पत्र में लिखा है कि किन्हीं कारणों से इसको विलंब से घोषित किया जा रहा है। अभय नामक प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा है, विभिन्न विषयों को ध्यान करके कहा है कि इनके जो जनरल सेक्रेटरी थे बसवराजू जी, उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया था और उसी आधार पर ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो भी है स्थिति, इस पत्र के ऑथेंटिसिटी के चेक करने के बाद ये देख लेंगे कि अगर इसमें ऑथेंटिक होता है तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी और वरिष्ठ हमारे नेतृत्व इस विषय पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेंगे। अगर ऑथेंटिक है तो सारे माध्यम चुने जाएंगे। अगर विषय ठीक है तो अगर ये हथियार छोड़कर आगे आते हैं तो बात की ही जा सकती है और इसमें विभिन्न अभी भी उपबंध और कंडिकाएं हैं, उन कंडिकाओं और उपबंधों को उनको समाप्त करना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार हर हाल में प्रयासरत है और मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे हो सकता है तो ये बहुत अच्छा है। नक्सली प्रवक्ता अभय की का पत्र जारी होता है। पत्र में जिस प्रकार की बातें आती है, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे जवानों की बुलंदी और हमारे जवानों की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, जो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहें। और साथ ही साथ ये भी बात है कि इन नक्सली मुठभेड़ की बात कहकर कई निर्दोष आदिवासियों की भी जाने गई है, ये भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये तो हुए तमाम रिएक्शन। एक तरफ नक्सलियों के उस पत्र की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ साथ ही साथ उन्होंने ऑडियो भी जारी किया है ताकि उनकी प्रामाणिकता पर किसी को संदेह ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4.5 दशकों से जिस बात को कहा जा रहा था कि केवल जो है वो हथियार के मोर्चे पर नहीं, सशस्त्र मोर्चे पर नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और वार्ता के मोर्चे पर भी ये बात होनी चाहिए, तब कहीं जाकर इस समस्या का हल निकलेगा। हमारे सामने उदाहरण है पश्चिम बंगाल, आंध्रा, इसके अलावा झारखंड, बिहार, तमाम ये जो स्टेट है वो उदाहरण है कि किस तरह से वहाँ पर केवल वहाँ हिंसा से जो है नक्सलवाद कभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए कानकेर से। गौरव, पिछले अगर हम 4.5 दशकों की बात करें, अभी हाल फिलहाल में हम 5 सालों की बात करें, तो ये कम से कम ये उनका 8वां या 9वां पत्र है। हर बार ये कहा जाता था उनकी तरफ से कि पहले दोनों तरफ से सीज फायर हो, पहले जो सुरक्षा बल हैं वो अपना ऑपरेशन रोके, उसके बाद जो है हम अपनी कार्रवाई रोकेंगे, हम बातचीत करेंगे, तैयार होंगे। लेकिन अब ये जो है उनके मनोबल को दर्शाता है कि किस तरह से बिना किसी शर्त के, इवन जो सरकारों में विश्वास नहीं करते, जो अपनी जनताना सरकार में विश्वास करते हैं, उनका ये कहना कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जो है वो अपील का असर हुआ है, कितना बड़ा उनकी हताशा को दर्शाता है। जी बिल्कुल, देखिए जो बात आपने कही उससे साफ तौर पर एक चीज तो साफ है कि नक्सल जो है वो अब पूरी तरीके से बैकफुट पे है। उनके जो 13 सीसी मेंबर है उसमें से 5 मारे जा चुके हैं और एक ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जो बचे हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं क्योंकि अंदर तक फोर्स घुस रही है और लगातार उनके एनकाउंटर्स कर रही है।
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के सारे जो नेटवर्क थे वो पुलिस ने ध्वस्त कर रखे हैं। ना उनके पास हथियार पहुंच पा रहा है, ना गोला बारूद पहुंच पा रहा है। यही वजह है कि नक्सली अब बिल्कुल लड़ने योग्य बचे ही नहीं है, और उनके जो बड़े लड़ाके थे वो भी सारे मारे जा चुके हैं। जैसे कि बस्तर आईजी ने भी कहा था कि अब उनके जो लड़ाके हैं वो बामुश्किल 250 से 300 लड़ाके उनके पास बचे हैं, और ना ही उनके पास हथियार है, ना ही गोला बारूद है। ऐसे में नक्सलियों के पास अब एक ही रास्ता बचता है कि वो सरकार के सामने सरेंडर कर दे, अन्यथा जो बचे हुए माओवादी है वो भी मारे जाएंगे। क्योंकि ये चीज स्पष्ट है कि जैसे ही मानसून खत्म होगा उसके बाद नक्सल ऑपरेशन में काफी तेजी लाई जाएगी, क्योंकि जो समय दिया गया है मार्च 2026 का, उसमें बामुश्किल अब 6 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में नक्सली भी इस चीज को समझ रहे हैं कि जब बारिश के बाद ऑपरेशन चालू होंगे तो उनका बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि नक्सली अब गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि वो बिना किसी शर्त के जो है हथियार डालने को तैयार हैं, और वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। जी गौरव, सबसे बड़ा सवाल इसमें एक जो उठता है कि क्या इसकी विश्वसनीयता पर हम यकीन करें? जी बिल्कुल, देखिए नक्सलियों ने पहले भी पत्र लिखे और शांति वार्ता की बात की थी, लेकिन उसके बाद नक्सलियों ने हमेशा से धोखा देने का ही काम किया है। 2009 में भी सबसे पहली बार नक्सलियों ने शांति वार्ता की पेशकश की थी, लेकिन उसके बाद 2010 में इतना बड़ा हमला किया कि सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। बिल्कुल। ऐसे में नक्सलियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलियों ने ये पत्र गौरव, 15 इसमें मैं इस सेंस में कह रहा हूं, मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा। मैं इस सेंस में कह रहा हूं, इसके पहले भी उन्होंने शांति वार्ता की अपील की। उसके बाद बसव राजू के मारे जाने के बाद जो उन्होंने संगठन में बदलाव किए, किसको उन्होंने चार्ज दिया? देवा, जो 131 हत्याओं का आरोपी है, हिड़मा जो 91 हत्याओं का आरोपी है, उनको अगर वो कमान दे रहे हैं, जो अपने लड़ाकों को, जो सबसे खूंखार हैं, तो कैसे उनकी बात पर यकीन किया जाए? जी बिल्कुल शैलेश जी, मैं वहीं आ रहा था कि नक्सलियों ने ये पत्र जो है 15 अगस्त को लिखा है, और उसके बाद 1 महीने में नक्सलियों ने तकरीबन 5 शिक्षा दूतों की हत्या की है, और आज ही बीजापुर में एक ग्रामीण की हत्या की है। और ये जो संगठन में बदलाव किया गया है, यदि नक्सली 15 अगस्त को ही इस बात की मानसिकता बना चुके थे कि वो सरकार के सामने हथियार डालेंगे, फिर संगठन में बदलाव आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया? और साथ ही पिछले 1 महीने में वो 6 से 8 हत्याएं जो हुई हैं, फिर वो आखिर क्यों की गई अगर नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार हो गए थे? यही वजह है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, इस पत्र को और इस ऑडियो को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, और इसकी पूरी जांच के बाद ही इस पर कुछ बयान पुलिस की तरफ से जारी किया जाएगा। शुक्रिया गौरव, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो गौरव, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक तरफ नक्सली पत्र लिखकर, ऑडियो जारी कर बार बार ये गुहार लगाते हैं कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहे हैं। 10 शिक्षा दूतों की पिछले 1 माह में हत्या की गई है, जो केवल बहुत मामूली से मानदेय पर गांव के युवक वहां पर शिक्षा का अलग जगा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद 2 खूंखार लड़ाके, इसमें एक देवा और एक हिड़मा, जो कि सबसे बड़े खूंखार लड़ाके माने जाते हैं नक्सलियों के लीडर, उन्हें अब संगठन की कमान सौंपी गई है। और ये माना जा रहा था इनके समान करने के बाद कहीं न कहीं एक बार फिर संगठन जो है मजबूती की ओर जो है कोशिश हो रही है। तो कैसे यकीन करें, ये एक बड़ा सवाल सरकार के सामने भी है, सुरक्षा बलों के सामने भी है। और नक्सलवाद से जुड़े ही एक और खबर की बात करते हैं कि केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में नक्सली इस पूरे ऑपरेशन से बैकफुट में नजर आ रहे हैं। आज नारायणपुर में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों पर 18 लाख रुपए का इनाम। इस दौरान नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश नक्सल मुक्त होगा। इसी अल्टीमेटम के बाद नक्सलियों में खौफ है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को 2 टूक कहा है कि नक्सली या तो हथियार छोड़े या गोली खाने के लिए तैयार है। उधर सुरक्षा बल भी लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसका खौफ अब नक्सलियों में साफ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि केवल बात इसकी नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने ऑपरेशन सेंटर जिसे बना रखा था, केवल छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो। ये बात है केवल पूरे नक्सलवाद नाम के एक गरीब जो शांति है, हमारी आंतरिक शांति है, उसे भंग करने का मामला है। और यही वजह है कि केवल पहले जो सरकारें एक अलग अलग जो स्टेट से ऑपरेशन चलाया जाता था, अब ऐसा नहीं, ये कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे जो है वो यूनिफाइड कमांड की ऑपरेशन चलाई जा रही है। और आप देख सकते हैं लगातार अभी तक अगर इन 12 नक्सलियों को हम जोड़ लें तो अभी तक 1800 नक्सली कुल पिछले 20 महीनों में सरेंडर कर चुके हैं। 1600 लोग नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 487 नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, जिसमें 3 सीसी मेंबर, जैसा कि गौरव हमारे सहयोगी बता रहे थे, बसव राजू
ये चलपति राजू, ऐसे 3 सीसी मेंबर, सुधाकर, ऐसे 3 बड़े सीसी मेंबर जिनके ऊपर 10 करोड़ से भी अधिक का इनाम था, वो मारे जा चुके हैं। और यही वजह है कि अब नक्सलियों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। बार बार वो आलाप लगा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं शांति के लिए, समझौते के लिए। लेकिन जैसे कि अभी हमारी चर्चा में आया कि सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या एक तरफ आप शांति की बात करते हैं, ये पहली बार नहीं है, दर्जनों बार शांति की बात की जा चुकी है अलग अलग माध्यम से, लेकिन उसके बाद आप हथियार छोड़ने के बजाय लगातार मासूमों की हत्या करते हो। शिक्षा दूत, 10 शिक्षा दूतों की हत्या की है पिछले 1 महीने में नक्सलियों ने। वो शिक्षा दूत कौन थे? जो बेहद कम मानदेय में अपने ही गांव के लोगों के बच्चों को शिक्षित कर रहे थे, बेहद मामूली से मानदेय में शिक्षा का अलग जगह रहे थे उस आदिवासी दूरांचल क्षेत्रों में, जहां के बच्चे शिक्षा से, स्कूलों से वंचित रह जाते हैं, किताबों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे निर्दोष शिक्षक दूतों को मारने का मकसद क्या हो सकता है? इसके अलावा आपने उप सरपंच समेत 28 ग्रामीणों की हत्या पिछले 6 महीनों में की है। इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या यही शांति का रास्ता है? ये सबसे बड़ी बात उनके लिए सोचने की बात है। और आज के बुलेटिन में इतने ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।